नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारत में 12 वर्ष और उससे अधिक के किशोरों के लिए पहली कोविड वैक्सीन को मंजूरी। सरकार ने जायडस कैडिला की वैक्सीन की 3 डोज के आपात उपयोग को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया की पहली डीएनए आधारित ज़ायकोव डी वैक्सीन भारत के वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण उपलब्धि। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 57 करोड़ 22 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना मुख्यालय को नियोजित खरीदारी से जुड़े आवश्यक विवरण वेबसाइट पर अपलोड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से इस वर्ष जून में 12,83,000 नए सदस्य जुड़े। केंद्र ने अगले 3 वर्षों में हथकरघा उत्पादन को 2 गुना और निर्यात को 4 गुना करने के लिए समिति का गठन किया। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नेटो ने काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान को सभी सहायता पर रोक लगाई। केरल वासियों का सबसे बड़ा त्योहार तिरुवोणम आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और पैर में चोट के कारण टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल इस वर्ष किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं विशाल शर्मा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश को 12 वर्ष या उससे अधिक के किशोरों के लिए कोविड रोधी वैक्सीन मिल गई है। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने देश में 12 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए कैडिला हेल्थकेयर की डीएनए आधारित कोविड वैक्सीन ज़ायकोव डी के आपात उपयोग की अनुमति दे दी है। CDSCO की विशेषज्ञ समिति के परामर्श से तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण के परिणामों के मूल्यांकन के बाद इसे मंजूरी दी गई। इस वैक्सीन की प्रभावशीलता 66.6% है और इसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच सुरक्षित रखा जा सकता है। इस वैक्सीन की 3 डोज दी जाएंगी। पहली डोज देने के बाद 28वें दिन दूसरी और 56वें दिन तीसरी डोज दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश कोविड के खिलाफ पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है और दुनिया की पहली डीएनए आधारित जायडस कैडिला की ज़ायकोव डी वैक्सीन देश के वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ज़ायकोव डी को मिलाकर भारत में अब तक 6 कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी जा चुकी है और ये देश में ही विकसित दूसरी वैक्सीन है। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव और BIRAC की अध्यक्ष डॉक्टर रेणु स्वरूप ने कहा है कि ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि विश्व की पहली डीएनए वैक्सीन ज़ायकोव डी को जायडस ने जैव प्रौद्योगिकी विकास की भागीदारी में मिशन कोविड सुरक्षा के सहयोग से विकसित किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय वैक्सीन मिशन कोविड सुरक्षा आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3 के अंतर्गत शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य जन स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित और प्रभावशाली कोविड वैक्सीन का विकास करना है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 57 करोड़ 22 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस समय 3,63,600 से अधिक रोगियों का उपचार चल रहा है, जो कि 150 दिनों में सबसे कम है। देश में स्वस्थ होने की दर 97.54% पर बनी हुई है, जो कि पिछले वर्ष मार्च के बाद सबसे अधिक है।
उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने कोविड मरीजों की संख्या घटने के कारण रविवार को सप्ताहांत कर्फ्यू समाप्त करने का फैसला किया है। शनिवार का कर्फ्यू पिछले सप्ताह ही हटा लिया गया था। राज्य में गृह मामलों के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि बाजारों में साप्ताहिक प्रतिबंध लागू रहेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड के सक्रिय मामलों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आवासीय स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूलों को इस महीने की 28 तारीख तक बंद रखने का फैसला किया है। इससे पहले 22 अगस्त तक आवासीय स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए थे। राज्य आपदा प्रकोष्ठ के अनुसार केवल शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को स्कूल आने की अनुमति होगी। आवासीय स्कूलों को कोविड नियमों का पालन करना होगा। तमिलनाडु में कल 1,702 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। 1,892 संक्रमण मुक्त हुए, 29 लोगों की मृत्यु हो गई। राज्य में इस समय 20,081 लोगों का उपचार चल रहा है। कल 1,62,173 लोगों का आरटी-पीसीआर परीक्षण किया गया। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना मुख्यालय को नियोजित खरीदारी से जुड़े आवश्यक विवरण वेबसाइट पर अपलोड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अनुमति मिलने के एक सप्ताह के भीतर इसे रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इस निर्णय से व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा मिलेगा और पूंजीगत अधिग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वेबसाइट पर साझा किए जाने वाले विवरण पर सुरक्षा पहलुओं की दृष्टि से विचार किया जाएगा। ये अधिक पारदर्शिता और सूचना प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। समय पर विवरण उपलब्ध होने से मूल उपकरण निर्माताओं के साथ सहयोग करने और प्रौद्योगिकी के लिए योजना बनाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नीति केवल एक नीति नहीं है बल्कि दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य विद्यार्थियों पर आधारित शिक्षा प्रणाली है जो उन्हें सक्षम बनाती है और चयन का अधिकार प्रदान करती है। एक रिपोर्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल आईआईटी भुवनेश्वर में व्याख्यान कक्ष परिसर और छात्रावास का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सभी आईआईटी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए और स्थानीय आकांक्षाओं के अनुरूप समग्र और बहुविषयक शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। बाद में कौशल विकास संस्थान के स्थायी परिसर का उद्घाटन और रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान का शिलान्यास करते हुए उन्होंने कहा कि छात्र खुद को कुशल बनाकर आत्मनिर्भर हो सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान कर सकते हैं। ओडिशा के 4 दिवसीय दौरे पर गए केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास उद्यमिता मंत्री श्री प्रधान ने कल कई अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जिसमें कटक जिले के आठगढ़ में गोपबंधु आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान में आधुनिक चिकित्सा केंद्रों का उद्घाटन शामिल है। उन्होंने राज्य के हॉकी ओलंपियनों से भी मुलाकात की। भुवनेश्वर से जीसी दास के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण। भारत ने वर्तमान वित्त वर्ष में अप्रैल से जून महीने के दौरान कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में 44.3% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल से जून महीने के दौरान कुल निर्यात बढ़कर 8 करोड़ 17 लाख डॉलर हो गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान कुल 3 करोड़ 38 लाख डॉलर का निर्यात हुआ। मंत्रालय ने बताया कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने महामारी के दौरान ये वृद्धि हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केंद्र सरकार ने अगले 3 वर्षों में हथकरघा उत्पादन को 2 गुना और निर्यात को 4 गुना करने के लिए एक समिति का गठन किया है। भारतीय फैशन डिजाइन परिषद के अध्यक्ष सुनील सेठी इस समिति के प्रमुख होंगे। समिति अपने गठन से 45 दिन के भीतर अंतिम रिपोर्ट देगी। समिति हथकरघा उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने संबंधी सुझाव भी देगी ताकि बुनकरों की आय बढ़ सके। समिति बुनकर एजेंसियों तथा डिजाइनरों, खरीदार घरानों और संस्थानों, संगठनों तथा निर्यातकों के बीच भागीदारी और सहयोग के तौर तरीकों से संबंधित सुझाव भी देगी। इस वर्ष जून में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सदस्यों की संख्या में 12,83,000 की वृद्धि हुई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार जून महीने के दौरान कोविड के कमजोर पड़ने के कारण अप्रैल और मई की तुलना में अंशदाताओं की संख्या में काफी अधिक बढ़ोतरी हुई।
नए अंशदाताओं में से लगभग 8,11,000 सदस्य पहली बार ईपीएफओ के सामाजिक सुरक्षा के दायरे में शामिल हुए हैं। जून महीने के दौरान ही लगभग 4,73,000 अंशदाताओं ने ईपीएफओ की सदस्यता छोड़ दी थी, लेकिन रोजगार बदलने के साथ ही वे फिर से संगठन के सदस्य बन गए। नए सदस्यों में से लगभग 6,15,000 अंशदाता 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के हैं। ये जून महीने के दौरान हुई वृद्धि का 47.89% है। इसी अवधि में ईपीएफओ से जुड़ने वाले 29 से 35 वर्ष तक के अंशदाताओं की संख्या 2,55,000 रही। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। भारत में 12 वर्ष और उससे अधिक के किशोरों के लिए पहली कोविड वैक्सीन को मंजूरी। सरकार ने जायडस कैडिला की वैक्सीन की 3 डोज के आपात उपयोग को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया की पहली डीएनए आधारित जाइकोव-डी वैक्सीन भारत के वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण उपलब्धि। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 57 करोड़ 22 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना मुख्यालय को नियोजित खरीदारी से जुड़े आवश्यक विवरण वेबसाइट पर अपलोड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से इस वर्ष जून में 12,83,000 नए सदस्य जुड़े। केंद्र ने अगले 3 वर्षों में हथकरघा उत्पादन को 2 गुना और निर्यात को 4 गुना करने के लिए समिति का गठन किया। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान को सभी सहायता पर रोक लगाई। केरल वासियों का सबसे बड़ा त्योहार तिरुवोणम आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल पैर में चोट के कारण इस वर्ष किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर भारतीय संस्कृति और मान्यताओं का अभिन्न अंग है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल गुजरात के सोमनाथ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया, लेकिन ये हर बार और अधिक भव्य बनकर उभरा। विनाश में निर्माण की यही प्रक्रिया है। इस मंदिर को सैकड़ों सालों के इतिहास में कितनी ही बार तोड़ा गया, यहाँ की मूर्तियों को खंडित किया गया, इसका अस्तित्व मिटाने की हर कोशिश की गई, लेकिन इसे जितनी भी बार गिराया गया वे उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। इसलिए भगवान सोमनाथ मंदिर आज भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक विश्वास है और एक आश्वासन भी है। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सोच इतिहास से सीख लेकर वर्तमान को संवारने की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो आंदोलन भौगोलिक और वैचारिक सीमाओं से बंधा नहीं है, बल्कि इसमें देश के भविष्य के निर्माण का संकल्प भी है। श्री मोदी ने कहा कि हमारे 4 धामों की व्यवस्था, ज्योतिर्लिंग तथा शक्तिपीठों की अवधारणा और देश के विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थलों से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का परिचय मिलता है। हमारे यहाँ जिन 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है, उनकी शुरुआत सौराष्ट्र सोमनाथम के साथ सोमनाथ मंदिर से ही होती है। पश्चिम में सोमनाथ और नागेश्वर से लेकर पूरब में बैद्यनाथ तक, उत्तर में बाबा केदारनाथ से लेकर दक्षिण में भारत के अंतिम छोर पर विराजमान श्री रामेश्वर तक, ये 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत को आपस में पिरोने का काम करते हैं। इसी तरह हमारे 4 धामों की व्यवस्था, हमारे शक्ति पीठों की संकल्पना, हमारे अलग अलग कोनों से अलग अलग तीर्थों की स्थापना, हमारी आस्था की ये रूपरेखा वास्तव में एक भारत
श्रेष्ठ भारत की भावना की ही अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में हुई दुर्घटना में लोगों के मारे जाने पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। श्री मोदी ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों को 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। कल महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में एक गाड़ी के पलट जाने से 13 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज एक दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जा रही हैं। वे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम मिशन शक्ति अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ भी करेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सबसे पहले पूर्वान्ह में प्रदेश सरकार की महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के उद्देश्य वाली मिशन शक्ति योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ करेंगी। इसके अंतर्गत कन्या सुमंगला योजना के द्वारा 1.5 लाख से अधिक बालिकाएं लाभान्वित होंगी। इस अवसर पर वीरांगना अवंतीबाई बटालियन कोर्टयार्ड का भी शिलान्यास किया जाएगा। दूसरे कार्यक्रम में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा राज्य में गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए स्वीकृत ऋण की 5,100 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। दोपहर के बाद वित्त मंत्री उभरते सितारे फंड नामक योजना का शुभारंभ करेंगी, जिसका उद्देश्य छोटी और मध्यम दर्जे की कंपनियों को प्रोत्साहन और वित्त की व्यवस्था करना है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। महाराष्ट्र के 4 नवनिर्वाचित केंद्रीय मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्रा अंतिम चरण में पहुंच गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नारायण राणे, भागवत कराड़, कपिल पाटिल और भारती पवार राज्य के विभिन्न हिस्सों में सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ताकि जन कल्याण योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में सही तरह से पहुंच सकें। केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने कहा कि भारी बारिश के बावजूद जन आशीर्वाद यात्रा के स्वागत के लिए सड़कों पर उमड़ी भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों द्वारा दिया गया एक बड़ा आशीर्वाद है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो लोगों द्वारा उन पर किए गए विश्वास को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होंगे। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस यात्रा के माध्यम से उन्होंने उस काम को साझा करने की कोशिश की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों के लिए किया है। उन्होंने निर्यात में एक वैश्विक नेता के रूप में भारत की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जिससे देश में पर कैपिटा आय की वृद्धि होगी। 16 अगस्त को बीड़ में शुरू हुई डॉक्टर भागवत कराड़ की जन आशीर्वाद यात्रा कल औरंगाबाद पहुंची। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार दौरे पर आए डॉक्टर कराड़ ने कहा कि वह लोगों के लिए केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी लोगों को दे रहे हैं। धुले जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती भारती पवार ने कहा, उन्नत चिकित्सा उपकरण और चिकित्सा सुविधाओं के लिए केंद्र ने 23,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। मंत्री ने ये भी कहा कि धुले और नंदुरबार जिलों को स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए उचित सहायता प्रदान की जाएगी। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। दुनिया भर में रह रहे केरल के लोग आज तिरुओणम मना रहे हैं। ये केरल के सबसे बड़े सांस्कृतिक त्योहार ओणम का पहला दिन है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राज्य के सभी धर्मों के लोग अपने घरों में रहते हुए ही इसमें शामिल हो रहे हैं। लोगों के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध को देखते हुए ओणपूकलम, ओणकलिकल और ओणसाध्य को लोग घर में रहते हुए ही मना रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को ओणम पर बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि नई फसल का ये त्योहार किसानों के कठिन परिश्रम और मातृ प्रकृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये त्योहार समाज में सौहार्द, प्रेम और बंधुत्व का संदेश भी देता है। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने कहा है कि ओणम प्रकृति की शक्ति और प्रचुरता का उत्सव मनाने का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि ये त्योहार सकारात्मकता, जीवंतता, भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है। उन्होंने सभी के अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना भी की है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत वर्ष भर चलने वाले अमृत महोत्सव क्विज का आयोजन किया है। आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज शीर्षक से ये कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है।
आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म, स्वाधीनता के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी सहोदरन और पी जीवनंथम के बारे में और बताएंगे अंग्रेजों के अगस्त प्रस्ताव के बारे में भी। आज सहोदरन अयप्पन की जयंती है। केरल के समाज सुधारक और चिंतक अयप्पन का जन्म 21 अगस्त 1889 को एर्नाकुलम के चेन्नई में हुआ था। वे श्री नारायण गुरु की विचारधारा से प्रभावित थे, इसलिए अयप्पन उनके शिष्य बन गए। निष्ठावान राष्ट्रवादी अयप्पन ने 1928 में युक्तिवाद नामक पत्रिका निकाली ताकि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना का प्रचार प्रसार किया जा सके। अयप्पन ने केरल में मिश्र भोजनम का आयोजन शुरू किया। मिश्र भोजनम को केरल के पुनर्जागरण आंदोलन में मील का पत्थर माना जाता है। इसमें सभी जातियों के लोगों ने एक साथ भोजन किया। समाज में भाईचारे को प्रोत्साहन देने के लिए अयप्पन ने सहोदरन पत्रिका शुरू की। इसका प्रभाव ही था कि अयप्पन के नाम के साथ सहोदरन भी जुड़ गया। 6 मार्च 1968 को अयप्पन ने दुनिया से विदा ली, लेकिन केरल के सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण इतिहास में सहोदरन का योगदान सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। आज देश के एक और महान सपूत पी जीवनंथम की जयंती भी है। उनका जन्म तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में 21 अगस्त 1907 को हुआ था। वे न केवल एक महान स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक राजनीतिक नेता थे, बल्कि एक सांस्कृतिक विचारक, श्रेष्ठ वक्ता, पत्रकार और आलोचक भी थे। इन सब के अलावा वे वंचितों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले प्रमुख नेता थे। सार्वजनिक जीवन में उनकी छवि साफ सुथरी रही और उनका जीवन बहुत गरीबी में बीता। जीवनंथम ने अपना राजनीतिक जीवन गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित होकर शुरू किया था। 1924 में उन्होंने वाइकम सत्याग्रह में भाग लिया। उन्होंने सुचिंद्रम मंदिर में अछूत माने जाने वाले लोगों के प्रवेश करने की मांग करने वाले प्रदर्शन में भाग लिया। सरयोव्याल आश्रम में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखकर उनके कुछ सिद्धांतों पर असहमति व्यक्त की। गांधी जी जब मद्रास आए तो जीवनंथम का पत्र गांधी जी की जेब में था और वे जीवनंथम से मिलना चाहते थे। सरयोव्याल आश्रम में जब गांधी जी पहुंचे तो 25 वर्षीय जीवनंथम से मिलकर चकित रह गए। जीवनंथम की राष्ट्रभक्ति ने उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन की ओर मोड़ दिया और जाति आधारित पक्षपात के खिलाफ उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन का नेतृत्व किया। जीवनंथम ने तमिलनाडु में श्रम आंदोलन को मजबूत करने के लिए अग्रणी भूमिका निभाई। तमिल कवि सुब्रमण्य भारती के कार्यों का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। वे तमिल साहित्य के अच्छे ज्ञाता और श्रेष्ठ वक्ता थे। जीवनंथम ने भगत सिंह के निबंधों का तमिल भाषा में अनुवाद किया। देश आजाद होने के बाद पहले आम चुनाव में जीवनंथम विधायक बने और तमिलनाडु के विकास के लिए काम किया।
आज ही के दिन 1940 में राष्ट्रवादी नेताओं ने वर्धा सम्मेलन में अगस्त प्रस्ताव को ठुकराया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वायसराय लिन लिथगो ने घोषणा की कि जर्मनी से युद्ध में भारत भी ब्रिटेन के साथ है। भारतीय नेता इस घोषणा से नाराज हो गए क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों की सहमति के बिना ही उन्हें युद्ध की आग में धकेल दिया था। लेकिन ब्रिटिश सरकार भारत का समर्थन लेने के लिए लालायित थी क्योंकि उसे युद्ध में पराजय का भय था। वायसराय लिन लिथगो ने भारतीय सेनाओं के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया गया। इसमें अन्य प्रस्तावों के अलावा भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही गई, लेकिन राष्ट्रवादी नेताओं ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया और संपूर्ण आजादी के अलावा कुछ भी स्वीकार न करने की बात पर अडिग रहे। अगस्त प्रस्ताव असफल होने के बाद महात्मा गांधी ने स्वयंसेवकों से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का आह्वान किया। वर्धा के संत विनोबा भावे पहले स्वयंसेवक बने। सत्याग्रही स्वयंसेवकों ने इसके साथ ही दिल्ली चलो आंदोलन भी शुरू किया। ये स्वाधीनता संघर्ष में निर्णायक मोड़ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद ये स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का अंतिम चरण था। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसका नारा था करो या मरो। गांधी जी के करो या मरो के उद्घोष ने स्वतंत्रता आंदोलन में अंतिम आहुति दी। इसके साथ ही आज की कड़ी संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। नमस्कार। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में नागदेरन वन क्षेत्र के ऊपरी इलाके में सुरक्षा बलों के आतंकियों के साथ आज सुबह मुठभेड़ हुई। आतंकियों के विरुद्ध सुरक्षा बलों का अभियान अंतिम समाचार मिलने तक जारी था। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने युद्ध से तबाह और तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान के लिए हर तरह की सहायता स्थगित करते हुए हिंसा रोकने की अपील की है। नाटो के विदेश मंत्रियों की कल ऑनलाइन बैठक में अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा की गई। मंत्रियों ने अफगानिस्तान में मानवाधिकारों के गंभीर हनन पर चिंता व्यक्त करते हुए हिंसा तुरंत रोकने की मांग की। टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने घोषणा की है कि वे चोट की वजह से इस वर्ष आगामी अमेरिकी ओपन सहित किसी भी टूर्नामेंट में भाग नहीं लेंगे। नडाल ने कहा कि पैर में लगी चोट उन्हें परेशान कर रही है और इसे ठीक होने के लिए वे पर्याप्त समय देना चाहते हैं। उन्होंने विंबलडन, टोक्यो ओलंपिक्स और अब अमेरिकी ओपन नहीं खेलने पर निराशा व्यक्त की। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कल रात से बहुत तेज वर्षा हो रही है। शहर में रात 2 बजे से सुबह 5:30 बजे तक 73 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। आकाशवाणी के साथ बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जीनामणि ने दिल्ली में कल भी तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और फरहत, अब आज के समाचार पत्रों में क्या है विशेष, बताएं। जी विशाल, आतंक के पैरों तले नहीं कुचली जा सकती आस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान आज के सभी समाचार पत्रों की पहली सुर्खी है। डीएनए आधारित विश्व के पहले कोरोना टीके को भारत में आपात इस्तेमाल की अनुमति का समाचार भी अखबारों में है। 14 साल की दीक्षा शिंदे को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की फेलोशिप इसे देते हुए राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, औरंगाबाद की बेटी ने बढ़ाया मान। वहीं वैदिक राखियों से भाई बहन का प्यार होगा अपार। अलग अखबार शीर्षक से हरिभूमि ने इसे देते हुए लिखा है, अक्षत, हल्दी, दुर्वा और शमी पत्र से किया गया रक्षा सूत्र का निर्माण। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में 12 वर्ष और उससे अधिक के किशोरों के लिए पहली कोविड वैक्सीन को मंजूरी। सरकार ने जायडस कैडिला की वैक्सीन की 3 डोज के आपात उपयोग को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया की पहली डीएनए आधारित ज़ायकोव-डी वैक्सीन भारत के वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण उपलब्धि। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 57 करोड़ 22 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।